प्रिय बालक, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 9th के प्यारे से बच्चे, बिहार बोर्ड से हैं। और बिहार बोर्ड के लिए ही स्पेशल वीडियो होगा, क्योंकि अब हम गोधली भागवन का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं आपका गद्य खंड के, जो अपना जो विश्वविद्यालय था नालंदा, उसके बारे में चैप्टर है जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आज के बाद इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के रूप में हो या सब्जेक्टिव के रूप में हो। बहुत मस्त चैप्टर है। आपको उस चैप्टर इतना अच्छा फीलिंग तो नहीं आई कहानी के लेकर, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप की कहानी, इतिहास टाइप की कहानी है, अपने निबंधक विषय में क्या क्या हुआ था। लेकिन कहानी बहुत ज़बरदस्त है। ये भी एक निबंध है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट में नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, टोटल चैप्टर के नोट्स देकर आपको चैप्टर पूरा देखिएगा। और वीडियो को अगर पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ इसको साझा जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू किया जाए आज का अपना ये गद्य खंड का दूसरे चैप्टर का ये लेक्चर। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 2 राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई एक निबंध है, जिसको चैप्टर का नाम है अपना भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, जिसको हम विश्वविद्यालय एक यूनिवर्सिटी के रूप में जानते हैं। तो हर बार की तरह पहले तो आपको लेखक परिचय पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और खुशखबरी के बच्चे जी अपने ही जिला से हैं। हम लोग सारण जिला से हैं, छपरा जिला के, और ये भी सारण जिला से थे। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में सारण जिला में, यानी छपरा जिला में, बिहार के एक जीरादेई गाँव में हुआ था। इनके पिताजी महादेव सहाय फारसी और संस्कृत के अच्छे जानकार थे। लेकिन इनके बारे में बताया जा रहा है कि वे पहलवानी और घुड़सवारी के बहुत शौकीन थे। कौन? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि राजेंद्र प्रसाद किसी चीज़ के शौकीन थे, तो पहलवानी के और घुड़सवार के, घोड़ा की सवारी करना इनका बहुत बड़ा शौक था। इन दिनों की शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र प्रसाद को भी दी थी। इसी शिक्षा अपने पुत्र को इनके पिताजी ने भी दे दिया था। सबसे पहले उनका नामांकन छपरा के हाई स्कूल में हुआ था। वहाँ से वे 8वें दर्जे में रखे गए थे। वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान आए। स्कूल के प्राचार्य ने इनके अंक देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें दोहरी प्रोन्नति दी, उसको डबल नंबर भी इनको कर दिया। और 1902 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम आए। और उसके बाद उन्होंने MA और BA, उसके बाद इन्होंने कहा था कि IA, BA और BL पॉलिसी कॉलेज में से भी किया इन्होंने। 1911 में कलकत्ता के वकील दल में शामिल हो गए थे, 1911 में। और 1916 में जब ये पटना से अलग एक न्यायालय स्थापित हुआ, तभी वकालत करने के लिए पटना चले गए। और राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन उत्कृष्ट रहा। वे संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष हुए तथा भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। कोलकाता में जब वे छात्र थे तो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण घटना घटी, बंग आंदोलन। इस प्रक्रिया में देश में व्यापक उत्तेजना छा गई थी। बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा ने सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की रचना किसने की स्थापना, तो बताना आपको राजेंद्र प्रसाद ने किया था। जो क्वेश्चन हाईलाइट कर देंगे पेपर में आता है, ध्यान रखिएगा। यह होगा कविता का एक कहानी का परिचय है। राजेंद्र प्रसाद कोलकाता के हिंदी विद्वानों में संगीत की संगति में आए और उन्होंने सक्रिय सहयोग अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। उनके लेखन की प्रक्रिया आजीवन चलती रही। 28 फरवरी 1963 में उनका निधन भी हो गया। प्रस्तुत पाठ, अब चैप्टर के बारे में थोड़ा सारांश दिया गया है। चैप्टर का परिचय संक्षिप्त में कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा हमारे इतिहास की गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है। यह पाठ तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की ऐसी झांकी पेश करती है। इसके लिए हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों का महानतम स्वरूप दिखलाई पड़ता है। अब शुरू करते हैं अपना कहानी आज का। नालंदा हमारे इतिहास का अत्यंत आकर्षक नाम है। नालंदा जो हमारे इतिहास का अत्यंत आकर्षक नाम है। इसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुरक्षित पुष्प खिले हैं, सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी
सूत्र भी इसके साथ साथ जुड़े हुए हैं। इन ज्ञान क्षेत्रों में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। नालंदा इसका उज्ज्वलन दृष्टांत था। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप के पर्वत और समुद्रों के पार तक फैली हुई थी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि लगभग 6 वर्षों तक एशिया का चैतन्य केंद्र कौन बना रहा? तो नालंदा जो है एशिया का एक चैतन्य केंद्र बना रहा लगभग 6 वर्षों तक। मगध की प्राचीन राजधानी पूछा जाएगा आपसे, तो याद रखिएगा व्यवहार। याद रखिएगा व्यवहार। फिर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कितने पर्वतों के बीच में बसा हुआ है? तो 5। कितना? 5 पर्वतों के बीच में बसा हुआ है। और जो इसका एक नाम दिया गया गिरिब्रिज या राजगिरी नाम से सपने में थी। वर्तमान नालंदा उसी राजगिरी के तप्त कुंडों में 7 मील उत्तर की ओर है। नालंदा का प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध के भगवान महावीर के समय तक जाता है। कहते हैं कि बुद्ध के समय में नालंदा के पारिवारिकों का आगमन था। तो क्वेश्चन पूछे किसका आगमन था? तो बुद्ध के समय में वहाँ के नालंदा गांव के पारिवारिकों का आगमन था। ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा महावीर के आचार्य मेखलित गोसाल की भेंट हुई। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस ग्रंथ के अंदर महावीर जी की भेंट मेखलिपुत्र गोसाल से हुई थी? तो जैन धर्म ग्रंथ के अनुसार। सारा लाइन इसका महत्वपूर्ण लाइन है। उस समय राजगिरी या उपग्राम व्यवहारिक वाहिरिक स्थान समझा जाता था, जहाँ महावीर ने 14 वर्ष। तो महावीर जी ने कितने वर्षों तक अपना वर्षवास किए? तो 14 साल। कितने? 14 साल उन्होंने वर्षवास किया। सूत्र कृतांक के अनुसार नालंदा के धनी नागरिक लेप ने धन धान्य से शय्या आसन रथ सुवर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया था। तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा सारिपुत्र की जन्मभूमि है। ये भी लाइन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में याद रखना आपको। उनका चैतन्य अशोक के समय भी वहाँ था। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्धित किया। इस समय यद्यपि नालंदा के प्राचीनतम की अनुसरित बुद्ध अशोक दोनों के संबंधित है, किंतु एक प्राणवंत मतलब जीवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का रंग लगभग गुप्त काल के शासनकाल में ही हो गया था। तारानाथ ने तो भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव इन दोनों का संबंध नालंदा से लगाया था और यहाँ तक लिखा था कि आचार्य दिंगांग ने नालंदा आकर उनके प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्रों का विचार किया, जिनमें सुदुर्जमय नाम का एक ब्राह्मण विद्वान अग्रणी थे। 4वीं शताब्दी में एक चीनी यात्री थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फयान जो था, फयान कहाँ के आते था? चीन का था। कब आया था? किस सदी में था? 4वीं सदी में। तो ये इतना ही लाइन से आपको 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कब आया था? तो 4वीं शताब्दी में। कहाँ के यात्री था? तो चीन के यात्री था। उन्होंने सारिपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थान का पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए, किंतु नालंदा का विशेष अभ्युदय के कुछ समय बाद ही हुआ। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय में, अब क्वेश्चन पूछेगा हर्षवर्धन के समय काल क्या था? 7वीं शताब्दी। कौन चीनी यात्री आया था? तो युआन चांग आया था। ठीक है। अपने चाहे क्वेश्चन पूछेगा युआन चांग किसके शासनकाल में आया था? किस राजा के? तो किस सम्राट के? तो हर्षवर्धन के। और उस समय नालंदा की स्थिति क्या थी? नालंदा की स्थिति उन्नति जो थी शिखर पर था, यानी इसकी उन्नति जो था, डेवलपमेंट था, एकदम हायर लेवल पर था। युआन चांग ने एक जातक की कहानी में हवाला देते हुए लिखा कि नालंदा यह नाम जो है इसलिए पड़ा है कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध की तृप्ति नहीं हुई थी। सच तो यह है कि इसके ज्ञान क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। न उसके बांटने वालों की तृप्ति होती है और न ही लेने वाले को। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जो हुआ है किससे हुआ था? तो यह देखा ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया जनता के उदार दान से। और यहाँ पर 500 व्यापारियों ने दान देने से हुआ था, जिन्होंने भूमि खरीद कर बुद्ध को दान में दे दिया था। युआन चांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। यहाँ उस समय 6 बड़े विहार थे। 8वीं शताब्दी में यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का एक बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों में पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे
शिखर का आकाश के मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले नीले भरे हुए सरोवर थे जिनमें सुनहरे और लाल को कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन आम्र कुंजों की छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था कि उनमें अनेक प्रकार का अलंकार और सुंदर मूर्तियाँ थी। ये तो भारतवर्ष में अनेक संग्राम हैं, किंतु नालंदा में अद्वितीय हैं। चीनी यात्री इति सिंह के समय में बिहार में 300 बड़े बड़े कमरे, 8 मंडप थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ इनके वर्णनों की सच्चाई प्रकट करते हैं। आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य और विद्यार्थी निश्चिंत बना दिए गए हैं। भूमि और भवनों के दान के अतिरिक्त नित्य प्रति व्यय के लिए 100 गांव की आय अक्षय निधि के रूप में समर्पित की गई है। इति संघ के समय में यह संख्या बढ़कर 200 गांवों तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल इन राज्यों में ने नालंदा के निर्माण में अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग लिया। बंगाल के महाराज कौन थे? याद रखना, धर्मपाल देव और देवपाल देव के समय में ताम्रपत्र और मूर्तियाँ नालंदा की खुदाई में प्राप्त हुई थी। विदेशों के साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध स्मारक और ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला है। इससे ज्ञात होता है कि सुवर्ण द्वीप यानी सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट भी बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की थी कि उनकी ओर से 500 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा को बड़े विहार निर्माण कराया। उन 5-9 गाँवों की आय प्रज्ञा प्रामित आदि की व्यय, धार्मिक की प्रतिलिपि और बिहार की टूट-फूट मरम्मत के लिए दी जाती थी और इसे खर्च भी की जाती थी। यह संघों से बचा हुआ एक उदाहरण है जो विदेश में फैली हुई नालंदा की अमिट छाप हमारे सामने रखता है। लेकिन नालंदा महाविहारीय आर्य भिक्षु संघ के धाक समस्त एशियाई भूखंड में थी। इस संघ की बहुत सी मिट्टी की मुद्राएं नालंदा प्राप्त होती हैं। नालंदा का शिक्षाक्रम बड़ी व्यवहारिक और बुद्धि से तैयार किया जाता है। उसे पढ़कर विद्यार्थी दैनिक जीवन में आधिकारिक सफलता प्राप्त करते थे तथा मूल रूप से 5 गांवों में क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध के समय कितने शिक्षा अनिवार्य था। तो मूल रूप से 5 विषयों की शिक्षा लेना वहाँ पर अनिवार्य थी। शब्द विद्या, व्याकरण जिसमें भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो चुका है, हेतु विद्या, तर्कशास्त्र जिसमें विद्यार्थी अपनी बुद्धि कसौटी प्राप्त कर सके, और चिकित्सा विद्या जिसमें वो लोग डॉक्टर बन सकें और खुद के निरोग दूसरों को भी निरोग रखें, और एक शिल्प शिक्षा जहाँ पर लोग कुछ व्यवहारिक आर्थिक जीवन में कुछ पैसा कमाने के लिए कुछ कला सीख लें। आचार्य शिलभद्र क्या थे? क्वेश्चन पूछेगा कि आचार्य शिलभद्र किस चीज़ में निपुण थे या किस चीज़ के विद्वान माने थे? तो योग शास्त्र के विद्वान माने थे, याद रखना है। उनके पहले धर्मपाल इस संस्था के प्रसिद्ध कुलपति थे। शिलभद्र ज्ञान चंद्र, परमामित्र, स्थिरमती, गुणमती आदि अन्य आचार्य युआन चांग के समकालीन थे। जिस समय युआन चांग ने अपने देश चीन लौटे गए उस समय भी भारतीय मित्रों के साथ उनका वैसा ही घनिष्ठ संबंध बना रहा। जब युआन चांग नालंदा से विदा होने लगे तब आचार्य शिलभद्र ने एक अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। युआन चांग ने उत्तर देते हुए वचन कहे, यह देश बुद्धि की जन्मभूमि है। अपने नालंदा के बारे में वो कहना है, बिहार में जो नालंदा है इसके प्रति जो प्रेम न हो सकना असंभव है। यानी इसके प्रति प्रेम सबको होना संभव ही है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के यहाँ धर्म की खोज करूं, और मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ, लाभदायक हुआ। अब मैं यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि मैं मैंने जो पढ़ा सुना है उसे दूसरों हितार्थ बताऊं, अनुवाद के रूप में लाऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति इस प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हुआ हूँ। इस उत्तर से शिलाभिदिन को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, यह उदात्त विचार तो बोधित सौ जैसे मेरा हृदय तुम्हारी सदशाओं का समर्थन करता है। नालंदा
नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। पहले तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट स्त्रोंगछन गप्यो जो 630 ईस्वी में अपने देश में भारत की लिपि के ज्ञान प्रसार के लिए यहाँ के विद्वान थोनोस्मी भट्ट को नालंदा भेजा, जिसे आचार्य देवविद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 8वीं शताब्दी के नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट का आमंत्रण पर उस देश में गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमल सिंह भी तिब्बत गए। नालंदा के विद्वानों में तिब्बती भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथों और संस्कृत साहित्य के तिब्बती अनुवाद के अनुसार इस प्रकार तिब्बत देशों का नालंदा से के आचार्य शांति रक्षित ने ही सबसे पहले, तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है सबसे पहले कौन जो थे 749 में जो आए थे, तो याद रखना शांति रक्षित थी। तो पहले आचार्य शांति रक्षित थी सबसे पहले 749 में तिब्बत के बौद्ध विहार की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव में। इन विद्वानों ने आचार्य पद्मभव और 749 में दीपशंकर और 19 की नाम उल्लेखनीय है। साहित्य धर्म अतिरिक्त नालंदा कला का एक प्रसिद्ध केंद्र था जिसने अपना प्रभाव नेपाल, तिब्बत, हिंद एशिया और मध्य एशिया की कला पर डाला। नालंदा की कांस्य मूर्तियाँ अत्यंत सुंदर प्रभाव तो उत्पादक थी। विद्वानों का अनुमान है कि कुर्किहार से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियाँ नालंदा शैली से प्रभावित हैं। वस्तुतः नालंदा की स्वर्णिम उन्नति और उस संभावनित साधना का फल था। शिक्षा विद्या और शब्द विद्या और धर्म विद्या दर्शन के साथ साथ पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के शिल्प साहित्य और धर्म और दर्शन ज्ञान एक बड़ा नालंदा का कि अतः हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि भूतकाल में भी प्रबंध शिक्षा ले, जहाँ पर कला शिल्प साहित्य धर्म दर्शन और ज्ञान के एक बड़ा केंद्र नालंदा हमें पुनः स्थापित हो सके। इसको विध्वंस कर दिया गया था। अभी भी इस पर अभी आपने जस्ट कुछ दिन पहले पढ़ा हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया है। इसका मतलब फिर से बनाया जा रहा है, तो काश ये बहुत जल्दी से जल्दी अपना विश्वविद्यालय बन जाए। चलो अब जो चैप्टर का अभ्यास प्रश्न है, तो पहले जो भी आपको पढ़ाएं उसके महत्वपूर्ण बिंदु आपको नोट्स बनवाएंगे हम। तो पहले लेखक परिचय आप लिखेंगे। अब पाठ परिचय में क्या लिखना है सर जी? पाठ परिचय में आपको वही आखिरी का 2 लाइन लिखना होता है। प्रत्युष पाठ में आपको पाठ परिचय में लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नोट कीजिए जल्दी से यहाँ पाठ परिचय में। मैं थोड़ा समय बचाने के लिए ऐसा किया हूँ। चलिए आपके बुक का प्रश्न है सर। मेरा ऐसा ही टारगेट रहेगा बच्चे जी कि आपका कम समय में आपका हर सारे क्वेश्चन का आंसर हो जाए। बारह का आंसर आपको पीडीएफ से लिखवाना पड़ेगा। ये आपके प्रश्न के 12 का आंसर यहाँ से आपको नोट से मैं लिखवा रहा हूँ पीडीएफ से। ये उत्तर यहाँ शुरू होते हैं 8वीं सदी के अद्वितीय हैं तक लिखना है आपको। ठीक है, लिख लिया आपने? हाँ सर। अब आपको क्वेश्चन लिखना है। प्रश्न संख्या 12 तो हो गया, प्रश्न संख्या 13 लिखिए। तेरह हो गया प्रश्न संख्या। तो प्रश्न संख्या 13 भी देख लीजिए। कीर्तिशंख कौन था, उस नालंदा के बारे में क्या बताया था, तो ये उसका आंसर हो गया। कीर्तिशंख चीनी यात्री था जिसने नालंदा के समय में 300 बड़े बड़े कमरे, और ये हो गया। 14 नंबर प्रश्न आपको देखिए। विदेशों के सांसद नालंदा विश्वविद्यालय के कोई एक उदाहरण देकर बताइए। 14 का भी प्रश्न आपका आंसर है, यहीं से लिखना होगा। और 15 सारे क्वेश्चन आपको लगता है पीडीएफ से लिखना पड़ेगा। 15 भी आपको यहीं से लिखना पड़ेगा। ये 5 शिक्षा जो अनिवार्य थी, शब्द विद्या, हेतु विद्या, बुद्धि और शिल्प विद्या, ये 5 अनिवार्य थे। तो आपने फिर से देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, उत्तर उत्तर और ये उत्तर हो गया। 16 नंबर प्रश्न, नालंदा के कुछ
कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। 17वां प्रश्न कि जो शिलाभद्र ने से युवान चांग की क्या बातचीत हुई थी। और 18वां प्रश्न कि विदेशों में ज्ञान प्रसार के लिए नालंदा के विद्वानों के प्रयास का विवरण दीजिए। और आखिरी प्रश्न है 19 नंबर कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है उसे ये ज्ञान दान की विशेषता क्या है। तो इस तरह से आपके चैप्टर के पूरे चैप्टर ये क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं बारी इसकी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का, जो आपको पीडीएफ से नहीं करना पड़ेगा, वो मैं खुद करके लाया हूँ। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो कि फाइनल परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन। मगध की राजधानी मैं बताया सबको व्यवहार है। अगला प्रश्न, आचार्य शिलाभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते हैं। तो मैं आपसे बताया था ये योग शास्त्र के विद्वान माने जाते हैं। किस सदी में चीनी यात्री फैन, मैं बोला था ना फैन नालंदा कब आए थे बताइएगा आप। तो 4वीं सदी में आए थे, 4वीं सदी में। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ। तो जनता के उदार दान से, जनता के उदार दान से ही जन्म हुआ। 5वां प्रश्न है, मगध की प्राचीन राजधानी कितने पर्वतों के बीच में। तो 5 पर्वतों के बीच में थी। 6 नंबर सवाल, तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक के अनुसार नालंदा की जन्मभूमि क्या थी। तो नालंदा की सरित पुत्र की जन्मभूमि थी। अगला प्रश्न है कि नालंदा की खुदाई में बंगाल के किन राजाओं के समय ताम्रपत्र मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। किन राजा। तो 2 राजा थे, एक धर्मपाल देव और एक थे देवपाल देव। ठीक हो गया, 7 हो गया। 8 है ये। हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आए थे। तो युवान चांग भारत आया था। शताब्दी क्या था। तो 4वीं शताब्दी। धर्मपाल देव कहाँ के महाराज थे। तो वही बंगाल के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो 84 में हुआ था। युवान चांग किसके समय में भारत आया था। तो हर्षवर्धन के समय में आया था। वही क्वेश्चन देखो कितना घुमा फिरा पूछा गया है। फयान कौन थे। एक चीनी यात्री थे, चीन के यात्री थे। बिहार स्टूडेंट कांग्रेस की स्थापना किसने किया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कितने व्यापारियों के दान से हुआ था। 500 व्यापारी दान दिए थे उसमें। राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गाँव में हुआ था। तो जीरादेई में हुआ था, जो सारण जिला में है। राजेंद्र प्रसाद किसके शौकीन थे। तो घुड़सवारी और पहलवान के शौकीन थे। क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में के मूल कितने विषय अनिवार्य थे पढ़ना। तो 5 विषय अनिवार्य थे। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो सारण जिले में हुआ था। सारण बोले तो छपरा जिला हो गया ये। चलो, नालंदा किस आचार्य ने सबसे पहले 749 में तिब्बत बौद्ध। तो आपको यहाँ पर दिखाए थे आचार्य शांति रक्षित ने। आचार्य शांति रक्षित ने किया था। यहाँ पर नालंदा किस प्रदेश में अवस्थित है। मैं ये क्वेश्चन दिखा दूँ आपको। आचार्य शांति रक्षित, देखो आचार्य शांति रक्षित ने सबसे पहले तिब्बत में इनका योगदान, मैं बोला भी था हाईलाइट भी किया था आपसे। नालंदा किस प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ है भाई। तो बिहार में है, हमारा देश में। आओ हमारे देश में। नालंदा कहाँ के इतिहास के गौरव को समेटे हुए। तो भारत की। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ क्या है। एक तो ये निबंध है। राजेंद्र प्रसाद 22 यहाँ था। 23 राजेंद्र प्रसाद के पिता का क्या नाम था। तो महादेव सहाय। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो राजेंद्र प्रसाद है। लगभग 6 वर्षों तक एशिया के चैतन्य केंद्र कौन बना रहा। तो नालंदा बना रहा। सम्राट हर्षवर्धन के समय कौन विदेशी यात्री आए थे। तो युवान चांग आए थे, युवान चांग। तो इस तरह से बच्चे चैप्टर आपके होते हैं फिनिश।
मैं बोलूँगा आपका छोटा सा इजाज़त, मैंने बहुत छोटे से करके वीडियो को वन शॉट सीरीज लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ बच्चों को मेरा ये वन शॉट सीरीज पसंद आते होंगे। नो टेंशन, नो झकास, नो बकवास, कुछ भी सिर्फ काम की बात होती है इसमें। और आपके चैप्टर बहुत कम समय में सीमित किया जाता है और पूरा 100%, मतलब इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और आप माता पिता का कहना मानते रहिएगा और जीवन में तरक्की करें, इसके लिए मेरी और माँ सरस्वती की दुआ भी आपके साथ रहेगी। धन्यवाद।